आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मोहम्मद यूनुस से यूनाइटेड नेशंस के समिट के साइडलाइंस में नहीं मिलने जा रहे हैं। वो मोहम्मद यूनुस जिनको लगा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनफैक्ट डेस्परेट हैं, इंडिया बैकफुट पे है, इंडिया को अवामी लीग के जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो गई है और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही ज्यादा मिलना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस से। ये मोहम्मद यूनुस का सपना टूटते हुए नजर आ गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आउटराइटली ये इंश्योर किया कि वो मोहम्मद यूनुस के साथ किसी भी तरीके का बायलैटरल मीटिंग नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और सरप्राइजिंग और पैरेलल डेवलपमेंट ये देखने को आया कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बहुत दिनों से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रही है, बिकॉज उसको लगता है कि वो इलेक्शन जीत के आएगी, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस समय मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट तो कर रही है, बट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को खुद सत्ता में आना है। वो कभी भी मोहम्मद यूनुस को लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश का हेड के तौर पर नहीं देखना चाहती है, और इसी की वजह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंडिया को अप्रोच किया मिलने के लिए, और इंडिया ने भी इस मौके का फायदा उठा के फाइनली बीएनपी के लीडर्स से मिला। तो ये बीएनपी जो हमेशा से एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हुए नजर आया है, आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इंडिया के एनवॉय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा उनसे मुलाकात करता है। तो ये बात ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस को परेशान कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं मिले मोहम्मद यूनुस से यूनाइटेड नेशंस में। अब मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट के लिए एक और बड़ी समस्या है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो रोल है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो इसी वजह से यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इंडिया से काफी ज्यादा परेशान चल रही थी, और ये परेशानी जो गुस्सा में कन्वर्ट हो गया, ये गुस्सा फाइनली फूटता है अमित शाह के ऊपर। अमित शाह ने एक रैली दिया रिसेंटली झारखंड में। आपको पता है कि झारखंड में चुनाव होने जा रहा है और बहुत सारे लीडर्स झारखंड में पॉलिटिकल रैली संबोधित कर रहे हैं। तो अमित शाह की भी रैली थी संथल परगना वाले रीजन में। तो उस स्पीच के ऊपर वहां के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आया है अमित शाह के ऊपर, और इनफैक्ट उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक धमकी भी दिया है कि अगर अमित शाह और जो करंट रूलिंग पार्टी है वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स देती है तो आने वाले समय में इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन और डाउनफॉल की तरफ बढ़ेगा। तो ये बताता है कि यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट को इंडिया ने साइडलाइन कर दिया है। इंडिया ने कह दिया है कि बॉस आप कुछ बहुत ज्यादा सीरियस एलिमेंट नहीं हो, आप एक टेम्पररी फिगर हो, इसलिए आप ये मत सोचो कि आपको इतना रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी मिलना चाहिए। तो इसी बौखलाहट में वहां के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है और जो यूएस की इंटरिम गवर्नमेंट है, अब वो एक तरीके से एंटी इंडिया कैंपेन को और चला दी है। आप देखो अमित शाह के ऊपर क्रिटिसिज्म, वहां के जो यूनुस हैं इंटरिम गवर्नमेंट के हेड, वो अब पाकिस्तान और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। सो ये बताता है कि यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट जो है अब उसके विदाई का समय हो चुका है। आगे बढ़ने के पहले एक बात आपको बतानी है कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है, जहां पे हमारे बैचेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफलाइन 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। न्यू दिल्ली में हमारे बैचेस इंग्लिश मीडियम में ऑफलाइन 27 सितंबर, और मुखर्जी नगर में हमारे बैचेस हिंदी मीडियम में ऑफलाइन 3 और 21 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैचेस इन डेट्स को ऑफलाइन मीडियम में स्टार्ट होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो इट डजंट ऑफर ओनली कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स, बट इट आल्सो ऑफर्स ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, एसे राइटिंग कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आप हमारे एजुकेटर्स के साथ 1-to-1 इंटरैक्शन, डाउट सॉल्विंग सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ब्रांचेस पे विजिट करना होगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब फाइनली हम लोग समझते हैं कि अमित शाह ने उस झारखंड में जो रैली था उसमें कहा क्या। तो अगर हम अमित शाह की रैली को समझें तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट को परेशानी हुई। अमित शाह का कहना था कि जो संथल परगना वाला रीजन है, जिसमें पाकुड़ करके डिस्ट्रिक्ट भी आता है, ये जो संथल परगना वाले रीजन है, इसमें हिंदूज और आदिवासीज के साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया जा रहा है। इनफैक्ट अमित शाह का यह कहना है कि पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके के स्लोगन चलाए जाते हैं कि हिंदू और आदिवासीज को झारखंड छोड़ के चला जाना चाहिए। इसीलिए अमित शाह ने पूछा, वहां की जनता जो उस ऑडियंस जो थी, जो रैली सुन रही थी, उनसे अमित शाह ने पूछा कि क्या झारखंड की जमीन, क्या ये लैंड
आदिवासी का बिलोंग नहीं करता है, या क्या ये रोहिंग्यास और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का बिलोंग करता है? और अमित शाह ने एक और बात कहा कि अगर इसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन को हम नहीं रोक पाए, तो झारखंड में आने वाले 25 से 30 साल में इन्फिल्ट्रेटर्स मेजॉरिटी में बन जाएंगे। अमित शाह ने एक और बहुत ही एग्रेसिव चीज कहा कि वी विल हैंग एवरी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स अपसाइड डाउन टू गिव देम अ लेसन। और साथ साथ अमित शाह ने झारखंड गवर्नमेंट के ऊपर भी एलिगेशन लगाया कि झारखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स को पैट्रोनाइज कर रही है, संरक्षण दे रही है। ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये आके यहाँ की आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं और शादी करने के बाद लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे चीजें करते हैं। तो ये एक तरीके से अमित शाह का जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है रिलेटेड टू बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्याज इन्फिल्ट्रेटर। और इस पूरे स्पीच को अगर पहले बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी सिमिलर तरीके से कुछ कहा था। पुराने रैली में उन्होंने कहा था जिस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन से झारखंड की और खासकर जो संथल परगना वाली रीजन है वहां की आइडेंटिटी और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। लैंड इज बीइंग ग्रैब्ड, यहाँ की जो लोकल आदिवासी जमीन है उसको ये इन्फिल्ट्रेटर्स किसी तरीके से मैनिपुलेट करके छीन ले रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल पंचायत्स हैं उसको भी ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये झारखंड का नक्शा है और यहाँ पे ये संथल परगना वाला रीजन है जहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब रहता है जिसका नाम है संथल ट्राइब, जिनका एक बहुत ही पुराना एंशियंट रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसको ये सारना रिलीजन से भी कहते हैं। तो संथल जो ट्राइब है ये बहुत डोमिनेंट ट्राइब है। इस पर्टिकुलर ये झारखंड, ओडिशा इस वाले एरिया में पाई जाती है। जो करंट रूलिंग पार्टी है उसका ये भी कहना है कि ये जो पूरा काम है, ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, इनको भेज रहा है बांग्लादेश की कुछ बैंड आउटफिट्स। ये आउटफिट्स का एक बहुत बड़ा धंधा है, एक नेक्सस है। ये लोग करते क्या है कि ये जो बैंड आउटफिट्स हैं ये लोग किसी एक मेल इंडिविजुअल्स को झारखंड में भेज देते हैं, खासकर जो संथल परगना वाला रीजन है वहां पे ये जो मेल इंडिविजुअल है ये किसी लोकल आदिवासी लड़की से शादी कर लेता है। ये आदिवासी लड़की से शादी कर लेता है, फिर इसका धर्म परिवर्तन करवाता है। और दूसरा चीज, इस आदिवासी का जो प्रॉपर्टी है इसको भी ये ऑक्यूपाई कर लेता है। सो लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों चीज पैरेलली यहां पे चल रहे हैं। और शादी करने के बाद ये जो आदिवासी वुमेन है जिसका सीट रिजर्व्ड है उसको उस इलेक्शन में कंटेस्ट करवाता है और जो भी पंचायत का पैसा मिलता है इस आदिवासी वुमेन को, वो पैसा ये रखकर वापस ये बांग्लादेश में इलीगल एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए उसको यूज करता है। तो ये रूलिंग पार्टी का कहना है कि बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है और ये कई सालों से चल रहा है और झारखंड स्टेट गवर्नमेंट को ये पता भी है, बट इसके लिए कोई भी करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने का। तो ये एक रूलिंग पार्टी का बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है इस पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर। अगर झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, वहां के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं पाकुड़, देवघर, दुमका, गोड़ा और जमतारा, जो संथल परगना के डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनका कहना है कि किसी भी तरीके का ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। जो करंट रूलिंग पार्टी स्टेट नेशनल लेवल पे जो कह रही है वो गलत है। इन्फिल्ट्रेशन छोटा मोटा हुआ है बट एज सच इन्फिल्ट्रेशंस की वजह से लोकल आइडेंटिटी, लव जिहाद, लैंड जिहाद ऐसे कुछ भी चीजें नहीं हुई हैं। सो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे इन्फिल्ट्रेशंस के एलिगेशंस को कंप्लीटली खारिज कर दिया है। लेकिन अगर झारखंड हाईकोर्ट की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने एक तरीके से ये माना है कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है जिसकी वजह से यहां की डेमोग्राफी में चेंज आया है। इनफैक्ट रिसेंटली हाईकोर्ट ने झारखंड गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट भी किया कि आप जितने भी बांग्ला इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको वापस से बांग्लादेश भेजें। और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाना पड़ेगा जो इस पूरे इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के इशू को रिजॉल्व कर सके, इनको आइडेंटिफाई कर सके और इनको वापस से भेज सके।
साथ साथ जो हाईकोर्ट है झारखंड की, झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो हमारा झारखंड है, जो ट्राइबल स्टेट है, जो ट्राइबल्स के इंटरेस्ट के लिए बनाया गया था, आज इन ट्राइबल इंटरेस्ट खतरे में आ रहा है बिकॉज ऑफ इनफिल्ट्रेशन विच इज हैपनिंग ऑन अ ग्रेट स्केल। बहुत बड़े लेवल पे जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, इसी कॉन्टेक्स्ट में झारखंड हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सवाल उठाया कि आप कर क्या रहे हैं इतने सालों से, जब आपको ये पता है तो आप क्यों नहीं बांग्लादेशी इंट्रूडर्स को झारखंड में रोकने के लिए कुछ कदम उठाए। साथ ही साथ झारखंड हाईकोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और बीएसएफ पे भी सवाल उठाया कि आपके संरक्षण, आपके सर्वेलेंस, आपके प्रोटेक्शन में ये कैसे इस तरीके का बल्क लेवल ऑफ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन झारखंड में हो रहा है। अगर हम डेटा की बात करें तो ऑफिशियल डेटा एज पर द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इस डेटा के हिसाब से जो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है संथल परगना में, वो 44.67% थी 1951 में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो अब घट के 28.11% एज पर द लास्ट सेंसस हुआ है। समझिए, अभी हमारा रीसेंट सेंसस नहीं हुआ है, तो अगर अगला सेंसस होता है तो ये नंबर घट के और 20 या 15% पे आ सकता है। मतलब ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इस संथल परगना रीजन में, झारखंड में, यहां पे इनकी पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा गिरावट आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और कहना है कि हिंदू पॉपुलेशन जो इस पर्टिकुलर एरिया में है वो इस समय 22% से घटा है, दूसरी तरफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन 68% से बढ़ा है, और मुस्लिम पॉपुलेशन भी 14% से बढ़ा है। मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज का भी यहां पे बहुत बड़ा एक रोल है इस पूरे डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का इस अमित शाह के रैली के ऊपर एक बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन आया। खासकर यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ऐसे ही मौका ढूंढ रही है कि इंडिया के अगेंस्ट कुछ वो बात करे, और वो उसको अब मुद्दा मिल चुका था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वहां के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के लोगों को बहुत ही बड़ा हर्ट पहुंचा है, एक्सट्रीम डिस्प्लेजर, और इनफैक्ट उन्होंने एडवाइस किया है पॉलिटिकल लीडर्स को कि इस तरीके के ऑब्जेक्शनेबल और अनएक्सेप्टेबल रिमार्क से बचे। मतलब एक तरीके से ये स्कूलिंग कर रहे हैं इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स को कि क्या इन्हें बोलना चाहिए, क्या इन्हें नहीं बोलना चाहिए। और ये यही नहीं रुके, इसके आगे ये और बोलते हैं कि इट माइट हार्म द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में कोऑपरेशन जो है वो और घट सकता है। इनफैक्ट इनडायरेक्टली एक तरीके से इंडिया को वार्न करना चाह रहे हैं। आप समझिए इनकी कितनी ज्यादा स्टेटस बढ़ गई है कि आज बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट जो चंद दिनों की मेहमान है वो एक इंडिया ऑफिशियल सॉवरेन कंट्री के एक इंडिपेंडेंटली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये बताता है कि यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट में पैनिक बन चुका है। और ये इस तरीके की बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है ये पहले भी बयानबाजी कर चुकी है। हमारे सीए के ऊपर जब लाया गया था उसके ऊपर भी ये बात की थी। आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सबको यूज, जो भी उस समय भी सीए के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आज उनको भी बहुत हद तक सीए की रेलेवेंस, इस तरीके से आप देखो किस तरीके से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, वहां के एथनिक वायलेंसेस के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसीलिए बताता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को क्यों लाना जरूरी था, बिकॉज ये सारे कंट्रीज जो हैं ये रिलीजन और एथनिसिटी के बेसिस पे रिलीजियसली प्रोसिक्यूट करते आए है। इसलिए बांग्लादेश को अपना खुद इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आप हमें स्कूल ना करें, आप ये बोले कि इन्फिल्ट्रेटर्स को आप क्यों नहीं रोक पा रहे, आपके यहां से लोग क्यों भाग के आ रहे हैं इंडिया, तो आप ये ना बोले कि इंडिया को क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ फैक्ट है तो इंडिया उसको बोलेगा। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है जो कि एक नॉन रियलिटी है, उसको आपने रोकने के लिए क्यों नहीं किया। रिसेंटली आप देखो 3 बांग्लादेशी मैन इंडिया आए जॉब के लिए, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस में है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस है आपके यहां, माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन है, एथनिक सिटी के बेसिस पर आप परसिक्यूट कर रहे हैं, फिर वहां से लोग भाग के आ रहे हैं, और फिर जब इंडिया उनके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन देगा तो आप बोलोगे कि क्यों बोल रहा है इंडिया, राइट। और साथ ही साथ इंडिया को भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि बीएसएफ आईबी का रोल क्या है, क्यों नहीं वो इन्फिल्ट्रेशन को रोक पा रही है, क्यों नहीं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जिसको करंट पार्टी लाने जा रही थी बट अभी उसको पता नहीं कब करेगी। इससे हमें पता चलेगा कौन इलीगली इन्फिल्ट्रेट किया है ऑल ओवर इंडिया। असम एकॉर्ड जो था वो फेल्ड एक्सरसाइज था, इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए था हमें, सो दैट इन इन्फिल्ट्रेटर्स का पता चल सके हमें। किसी भी तरीके का ऑफिशियल डेटा नहीं है हमारा होलिस्टिक, क्योंकि सेंसस तो हुआ नहीं है।
और क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में भी हमें इक्वली बात करना पड़ेगा। ये इनका भी बहुत बड़ा रोल है इस पूरे डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। अगर हम बात करें हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से कि 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उन्होंने बहुत लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया थ्रू इंडक्टमेंट एंड कोर्शन, और इसी के खिलाफ आरएसएस ने कैंपेन भी स्टार्ट किया था 1970 में। So rather than making this whole thing politics, we should really deal with this issue of infiltration. We should really deal with the issue of Christian missionaries. We should really deal with the issue of Islamic banned outfits which practices the religious conversions. We should also seriously think about getting objectifiable data. हमारे पास data होना चाहिए. We should have a mechanism जिससे हम infiltrators को पता कर सके और उनको वापस से डिपोर्ट कर सके। सो ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर हमें और पार्लियामेंट को इसके ऊपर डेलिब्रेशन करना पड़ेगा। आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है इन्फिल्ट्रेशंस को इंडिया कैसे रोक सकता है? क्या पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट का इन्फिल्ट्रेशन का होना चाहिए? और क्या ये जो झारखंड में पूरा चीजें उठी हैं, क्या ये सच है या झूठ है? आपको क्या लगता है? और क्या यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट रियली में पैनिक में आ चुकी है और वो कुछ भी बोल रही है? तो आप प्लीज इस सारे चीजों को कमेंट बॉक्स में डालें। See you again in the next video. Till then, goodbye, take care, and thanks for watching the session. Please like the video also.